हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। तो ई मुद्रा स्टॉक एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। बात करें अगर एनालिसिस की, तो ये एनालिसिस जो है वो डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर होने वाला है, जहां पर हम इस पूरे चार्ट पर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि डिमांड जोन्स क्वालिटी के कहां पर फॉर्म हुए हैं, और उन डिमांड जोन्स के बेसिस पर ये डिसीजन लेंगे कि एक रिएक्शन कहां से पॉसिबल हो सकता है या एक रिवर्सल कहां से पॉसिबल हो सकता है। बात करें डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की, तो ये डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां पर हम ये एनालाइज करते हैं कि या ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, और उन इंस्टीट्यूशनल बाइंग के कारण क्या होता है, वहां से एक रिएक्शन देखने को मिल जाता है जब भी प्राइस रिटर्न करके उस डिमांड जोन या सप्लाई जोन में आता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पर ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली कैसे काम करता है और कैसे इसको ट्रेड करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद इस एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी। बात करें ई मुद्रा स्टॉक की, तो इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट किया था कि डिमांड जोन्स जो है, स्टॉक जो नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, तब शायद 690 के अराउंड प्राइस था। तो पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि यहाँ तक या तो प्राइस आ जाएगा इस डिमांड जोन तक, या फिर जो क्वार्टरली का सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन बना है वहां तक आ जाएगा। तो इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है और डिमांड जोन सप्लाई जोन के मतलब कैसे काम कर सकते हैं आने वाले टाइम में इस स्टॉक में। देखो, सबसे पहले तो ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई स्टॉक ने जो है ईयरली डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है, और ऐसे डिमांड जोन के स्ट्रक्चर में पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूं कि जहां पर कितने अच्छे से काम करते हैं। एसबीआई कार्ड का एक एग्जांपल है, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हो एसबीआई कार्ड का, बेसिकली समझाया था उसमें। और भी बहुत से एग्जाम्पल थे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, ये स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो क्वालिटी के स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि आप समझो कि जब स्टॉक लिस्टेड हुआ तो इंस्टीट्यूशन ने 1 और 2 साल के लिए प्राइस को साइडवेज रखा। देखा जाए तो आइडियली प्राइस कहीं गया ही नहीं ना, 385 की रेंज में का टॉप बनाया था और क्लोजिंग कहां दी, 452। तो वैसे देखने में तो परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन आप 2 साल के जब स्पैन में देखते हो कि एक टाइम तक प्राइस, मतलब 2 साल तक प्राइस लगभग 100-150 रुपए की रेंज में अगर रहता है, तो फिर मतलब वहां पर एक्यूमुलेशन चल रहा है। और जैसे ही नंबर ऑफ सेलर्स जीरो होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स जीरो होने के कारण क्या होते हैं, प्राइस में एक एग्रेसिव बाइंग आती है, और एग्रेसिव बाइंग के कारण ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है, जिससे प्राइस शूट हो जाता है। तो इस ईयरली डिमांड जोन पर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे थे, एक्यूमुलेशन कर रहे थे। तो जब प्राइस रिटर्न होकर इस डिमांड जोन की तरफ आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इस डिमांड जोन से में रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। क्यों रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब इंस्टीट्यूशंस इन दोनों बेस कैंडल्स में बाइंग कर रहे थे, तो पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती थी कि हो सकती हो कि वहां पर उनकी बाइंग कंप्लीट ना हुई हो और प्राइस में एक सडन रिएक्शन आ गया हो। तो डिमांड सप्लाई थ्योरी का के अकॉर्डिंग अगर 2 बेस कैंडल्स बनी है, तो इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर्स वहां पर रह जाते हैं, और अगर अनफिल्ड ऑर्डर्स वहां पर हैं, तो प्राइस रिटर्न करके जब वहां पर आएगा या उस डिमांड जोन में एंटर करेगा, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वहां से एक रिएक्शन देखने को मिल जाए। तो सेम चीज इसलिए हम इस ईयरली के डिमांड जोन को मार्क कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ईयरली डिमांड जोन लिख देते हैं, ईयरली डिमांड जोन। ठीक है, ऊपर की तरफ देखो तो ईयरली टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन नहीं, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो कोई सप्लाई जोन नहीं। सप्लाई जोन के लिए बेसिकली क्या चाहिए, जैसे डिमांड जोन के लिए बेसिंग और रैली चाहिए, वैसे ही सप्लाई जोन के लिए भी कंपोनेंट चाहिए होते हैं, रैली बेस्ड ड्रॉप हो या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप हो। अब जैसे यहाँ पर ड्रॉप तो नहीं है, लेकिन इनविजिबल एक रैली है या इनविजिबल ड्रॉप कह लो, लेकिन एक्यूमुलेशन तो हुआ है क्योंकि स्टॉक पहली बार लिस्टेड हुआ ना वहां पर। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आकर देखते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखता है, कोई भी प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं। लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर यहां पर देखो एक डिमांड जोन देखने को मिल जाता है, और इस डिमांड जोन को क्या है, ईयरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। ध्यान रखना, इस डिमांड जोन को ईयरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन जिसको ईयरली का सपोर्ट है। थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, सप्लाई जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर एक रैली होने के बाद प्राइस पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। डिस्ट्रीब्यूशन में जाने का मतलब क्या होता है, प्राइस में जो भी बाइंग आ रही है, प्राइस में जो भी बाइंग आ रही है वो कंपैरेटिवली वीक बाइंग है, और वीक बाइंग क्या होती है, आसानी से टूट जाती है। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं या डिमांड जोन सप्लाई जोन को फॉलो करते हैं,
उन्हें बेसिकली बहुत अच्छे से पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ब्रेक होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही ब्रेक होता है। जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो अपोजिट साइड में ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। अगर जैसे मान लो यहां पर जो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। वो डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए थोड़ा इंटरनल भी हमें एनालाइज करना होता है, क्योंकि कई बार जो ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है वो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। खैर, तो मंथली पर हम बात करें सप्लाई जोन की, तो देखो यहां पर ये कैंडल की जो रेंज है रैली कैंडल की, अगर मैं इस कैंडल को इससे कंपेयर कर दूं, ध्यान से समझो, ये वाली जो कैंडल है रैली कैंडल, इस रेंज, इसकी रेंज को अगर इससे कंपेयर कर दूं तो भाई ये रैली कैंडल निकल समझ में आती है। और ये कैंडल कौन सी कैंडल समझ में आती है? ड्रॉप कैंडल समझ में आती है। समझ आई बात? ये कैंडल जो है वो रैली कैंडल समझ में आती है और ये कैंडल जो है वो ड्रॉप कैंडल समझ में आती है। इसलिए मैं इस कैंडल को ड्रॉप कैंडल कंसीडर कर रहा हूं। इन चारों कैंडल्स को क्या कंसीडर कर रहा हूं? बेस कैंडल कंसीडर कर रहा हूं। अगेन इसको ड्रॉप कंसीडर कर रहा हूं। तो फिर क्या है कि अभी देखो मंथ पूरा होने में 2 दिन है, ठीक है। तो कल के 2 दिन अगर फॉल कंटिन्यू रहता है और ये बेस का स्ट्रक्चर नहीं लेती है, इसकी क्लोजिंग मतलब समवेयर अराउंड इस एरिया में कहीं पर हो जाती है, तो ठीक है। अगर इससे ऊपर होगी तो फिर थोड़ा बेस का फील देने लगेगी, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, मतलब वो कंसीडर करना पड़ेगा हमें। जब चीजें कंप्लीट फॉर्म हो जाती हैं उसके बाद ही हम चीजों को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन टू एन एक्सटेंड क्या है, ये एक सप्लाई जोन है। 2 दिन बचे हैं तो पॉसिबिलिटी मैं ऐसी लेके चल रहा हूं कि भाई यहाँ पे एक सप्लाई जोन फॉर्म हो जाएगा। तो ये ड्रॉप 4 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन कंपेरेटिवली क्या है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। क्यों स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है? उसके पीछे रीजन ये है कि इसके सप्लाई जोन ने क्या किया है, ये जो कैंडल है, मतलब ये जो जहां से बाइंग इनिशिएट हुई थी लास्ट टाइम, अगर मैं इसको एक लाइन के थ्रू मार्क कर दूं, यहाँ ये जो रेंज नजर आती है, ये रेंज क्या है, प्रीवियस बाइंग की स्ट्रेंथ को शो कर रही है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, 2 दिन का जो टाइम बचा है उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहां पर हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि भाई ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फॉर्म हो चुका है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम, इसके अलावा कोई सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर जब आते हैं तो इमीडिएट हम देखते हैं कि एक डिमांड जोन की तरफ प्राइस लीड कर रहा है। एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग अगर मार्क कर लें तो प्राइस को ऐसे मार्क किया जाएगा, बट जो बेसिंग कैंडल के इंटरनल डिमांड जोन है, ठीक है, वो उतना क्वालिटी का फील नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इसको एग्रेसिव अप्रोच के साथ नहीं, कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ मार्क करूंगा। तो फिर ये रैली 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन बन जाएगा, ठीक है। तो समझो ये रैली 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, और प्राइस अभी इन्हीं डिमांड जोन की तरफ आ रहा है। अगर हम इसको लिख दें कि ये वीकली डिमांड जोन, तो इसी का लगभग यही सब चीजों को एनालाइज करके ही मैंने ट्वीट किया था। ट्वीट करना बस 1-2 मिनट लगते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप एनालिसिस पूरा समझना है तो फिर वीडियो देखनी पड़ेगी और चीजें समझनी पड़ेगी कि कैसे क्या हो रहा है। समझो, लोअर टाइम फ्रेम पर और जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को समझते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है, प्राइस को वो कैसे नीचे लेकर आ रहे हैं और क्या कैसे ऊपर लेकर जा सकते हैं, जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, हर चीज देखनी पड़ेगी। तो ध्यान से अगर हम देखने जाएं तो देखो, जब प्राइस में यहां पर एक रैली बेसिंग एरिया बना और प्राइस में एक इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस सीधा इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ सेलर्स जीरो हो गए। देखो प्राइस में क्या हुआ, पहले एक रैली हुई, फिर ये पूरा बेसिंग एरिया बना। मतलब बेसिंग एरिया बनने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन चल रहा था। एक्यूमुलेशन किसका चल रहा था? बाइंग ऑर्डर्स का सेलिंग ऑर्डर्स का चल रहा था। मतलब जो सेलिंग ऑर्डर्स आ रहे थे उनको इंस्टीट्यूशंस बाइंग में कन्वर्ट कर रहे थे। जैसे जैसे सेलिंग ऑर्डर्स आते जाते वैसे वैसे बाइंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट होते जाते, मतलब बाइंग ऑर्डर्स फुलफिल्ड होते जाते, और एक टाइम आता है कि जहां पर नंबर ऑफ सेलर्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ रैली कर जाता है। सिमिलरली यहां पर हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ रैली किया, लेकिन जब प्राइस रैली किया तो लोगों के लिए क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है, मार्केट में न्यूज भी चलने लगती हैं, और कुछ लोग खुद से भी रिसर्च कर लेते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक 10% ऊपर है, 20% ऊपर है, और मैं जाकर उसको खरीद लेता हूं। तो रिटेलर्स में ये चीज एक हाइप क्रिएट करती है। एक हाइप क्रिएट हुई, ठीक है, लेकिन उसके बाद समझो प्राइस में कुछ भी नहीं हुआ, एक नॉर्मल साइडवेज हो गया। और अगर आप इस कैंडल की देखो वॉल्यूम को देखने जाओ तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम इंडिकेट कर रही है कि मैक्सिमम लोग इंटर किए हैं, यहाँ पर जो हाइप बनी उसके कारण एंटर किए हैं। अब हमें इस वॉल्यूम को क्या समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, नहीं भाई, वॉल्यूम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को बिल्कुल नहीं दिखाती। मतलब हमेशा नहीं दिखाती, कई बार दिखाती कई बार नहीं दिखाती, बट वो डिपेंड करता है आप एनालाइज कितना अच्छे से करते हो। सिंपल चीज समझो कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी तो यहां पर थी,
यहाँ पर रिटेलर एक्टिविटी थी जिसने बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो होती है बहुत कोवर्टली होती है, चुपचाप होती है, वो हाइप बनाकर नहीं होती, वो न्यूज में दिखाकर नहीं होती, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर हुआ, ठीक है। इसके बाद समझो प्राइस में जब आपने बाई कर लिया, मतलब आपने नहीं, रिटेलर्स ने बाई कर लिया, तो रिटेलर्स ने जब बाई कर लिया तो स्टॉक क्या हो गया, साइडवेज हो गया। मतलब यहाँ से लिक्विडिटी है जो खत्म हो गई, उसके बाद प्राइस क्या हो गया, साइडवेज हो गया। और ये साइडवेज करने के पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। प्राइस में एक एडवांस डिमांड जोन फॉर्म हुआ था, अगर आप देखो तो ये ये एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन है। इसका भी नाम कुछ तो नहीं है डिमांड जोन सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग, और शायद फ्रैंक मिलर की बुक में है भी नहीं, बट ये एक एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन है। इस एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन में अगर आप देखो, टाटा पावर को मैंने मेंशन किया था, टाटा पावर इसके अकॉर्डिंग चला था। बाकी मैक्स लाइफ करके एक स्टॉक है, वो भी शायद इसी डिमांड जोन से चला। तो एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन कई बार काम करती है। तो उस डिमांड जोन के अकॉर्डिंग पर इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, प्राइस को साइडवेज कर दिया, एक रेंज में क्या कर दिया, साइडवेज कर दिया। अब इस साइडवेज का क्या हुआ, साइडवेज करने का पर्पस था, इंस्टीट्यूशन अब जो थे इतनी रैली एंजॉय कर चुके थे, समझो यहां से लेकर यहां तक की रैली एंजॉय कर चुके थे। अब उन्हें क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्टॉक को लेकर जाना था। ये चीज मैं मतलब पहले ही बता दूं कि आप पता नहीं कर सकते कब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आने वाला है, कब एक्यूमुलेशन फेज आने वाला है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हाँ एक्टिविटी कैसे चल रही है। तो देखो जो ये रेंज क्रिएट की उन्होंने, जो ये रेंज क्रिएट की, उसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगेन प्राइस साइडवेज हो गया। बायर्स जो थे वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज करने लगे। अब देखो यहां पर सीधे बात समझो कि बायर्स जहां पर ट्रैप किए जा रहे हैं इंटेंशनली, इतना लो क्वालिटी का डिमांड जोन काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है, इंटेंशनली काम कर रहा है, ठीक है। और ऊपर से एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया जा रहा है जहां पर बिल्कुल लिक्विडिटी है ही नहीं, जहां पर इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड ही नहीं है, बस वो बाइंग को एक पुश दे रहे हैं जिससे एक रेंज क्रिएट हो जाए और जो बायर्स है वो यहां पर इनवाइट हो जाए। अगेन आप वॉल्यूम की तरफ अगर देखने चले जाओ तो यहां पर देखो, इस स्पेसिफिक कैंडल में देखो तो अगेन एक बहुत ही बड़ी वॉल्यूम आती है, मतलब बहुत ही बड़े मास में रिटेलर शायद एंटर करते हैं वहां पर, और फिर अगेन प्राइस साइडवेज हो जाता है और प्राइस को नीचे लेकर आ जाया जाता है। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर सेलिंग जो कंप्लीट करनी है इंस्टीट्यूशंस को, मतलब जो इतनी रैली हुई है पीछे से, जो इतनी रैली हुई है पीछे से, उसको अब एग्जिट करके निकलना भी तो है। तो उसको एग्जिट करके निकलेंगे कैसे, ऐसे एग्जिट करके निकलेंगे ना, और कोई तरीका है नहीं। या तो फिर कुछ अच्छी चीजें चलाई जाएंगी या फिर कुछ पैटर्न्स फॉर्म किए जाएंगे, तो जिनके बेसिस पर ये होता है, ठीक है। अगेन आप समझने जाओ तो यहां पर फिर एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हुआ, मतलब ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहा होगा लोगों के लिए, ये वाला जो एरिया। अगेन एक छोटा सा एरिया भी है यहां पर, ठीक है। तो समझो ये जो बाइंग आई है, जो नीचे से पुश मिल रहा है, ये इंस्टीट्यूशनल पुश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो देखो ये आपको जो ये डोजी कैंडल दिख रही है, बेसिंग कैंडल दिख रही है, इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर है। अगेन समझने जाओ देखो तो हम इसको कंसीडर नहीं करते कि हाँ हम यहाँ से मतलब अपने सेटअप को या अपने एज को फाइंड कर लें, लेकिन आप समझो बेसिंग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेसिंग कैंडल है, जिसने जितने सेलर आए उनको ट्रैप किया और बाइंग में कन्वर्ट किया प्राइस को। तो नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हुए, जहां पर नंबर ऑफ सेलर्स ट्रैप होंगे वहां पर जब रिटर्न करके प्राइस आएगा तो एक एक ऊपर की तरफ हमें अपमूव देखने को मिल सकती है। सेम चीज यहाँ पर हुई। तो जो आपको ये दिख रहा है कि ये प्राइस में ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस फेल होकर यहां से क्यों चल जा रहा है, वो अगेन नए ऑर्डर्स को लेने के लिए, जब तक उनकी सेलिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक प्राइस ऐसे ही ऊपर से नीचे आता रहेगा, ब्रेकआउट रेंज कन्वर्ट करता रहेगा। तो देखो अगेन ये कैंडल पर मैसिव वॉल्यूम आई, फिर प्राइस साइडवेज होकर नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पर अगेन जो नए नए बायर्स आए वो ट्रैप हो गए। उसके बाद प्राइस लगभग एक ही रेंज में रहा और फिर जब धीरे 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 करके कॉन्फिडेंस शैटर होता रहा लोगों का, जिन लोगों ने बाई किया, ठीक है, अब वो सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। और फिर क्या हुआ, इस पॉइंट पर नंबर ऑफ सेलर्स जीरो हो गए, सॉरी नंबर ऑफ बायर्स जीरो हो गए, प्राइस अग्रेसिवली नीचे की तरफ फॉल करने लगा। जब प्राइस अग्रेसिवली नीचे की तरफ फॉल कर रहा था तो देखो जो एक ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकडाउन हुआ, यहां पर ब्रेकडाउन हुआ, एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी ब्रेक हुआ। यहां पर जब मूविंग एवरेज को लगाओगे तो शायद 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, हाँ, तो वो मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन अगेन। यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड हो गए, जब सेलर्स इंटरेस्टेड हो गए तो प्राइस को ऊपर लेकर चले गए और फिर एक रेंज में रखा। फिर अगेन यहाँ पर मतलब बेसिकली उन्होंने करने की कोशिश क्या की है, अपनी जो बाइंग थी उसको सेलर्स को वो बेचकर धीरे धीरे एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आती है। जब इतना बड़ा फॉल हुआ तो ऑब्वियसली कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे जो इंटरेस्टेड हुए होंगे, जिनको वैल्यूएशन वाइज स्टॉक ठीक लगा होगा, इसलिए प्राइस में हमें एक अप मूव देखने को मिल गया यहाँ से, ठीक है। अगेन एक गैप डाउन वाली मूव प्राइस में
ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है, जहां पर एक गैप डाउन के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है ना, ऐसे फॉल के बाद ऊपर की तरफ निकलता है। जैसे अब आईएक्स में आपने देखा होगा रिसेंट में जो मैंने समझाया था, सिमिलरली स्टॉक आईएक्स वहीं से निकल रहा है एक फॉल के बाद। तो क्या होता है कि ये एक्टिविटी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होती है, और वही डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपको क्या दिख रहा है, इसी को मैं क्या बोल रहा था, इसी पूरे एरिया को क्या बोल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग है। मतलब यहाँ पर मत बटा होता है, या रिटेलर्स या वीक हैंड्स यहाँ पर होते हैं, और देखो ये क्या होता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो बेसिकली मैंने लोअर टाइम फ्रेम पर भी वो चीज समझा दी और आपको हायर टाइम फ्रेम पर भी समझा दी। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टॉक में, ठीक है। देखो ध्यान से समझो कि अब जो ये एरिया है, यहां पर बहुत बार प्राइस को डिफेंड किया गया है, ठीक है। अब एक साइकोलॉजिकल लेवल ऐसा बन जाएगा कि भाई ये जो एरिया है, लास्ट टाइम भाई यहां से ऑलमोस्ट बाइंग रिटर्न की थी, अगेन प्राइस में बहुत होल्ड किया इस प्राइस, इस बाइंग को। तो जो भी यहाँ पर बायर्स होंगे, अब जब ये ब्रेकडाउन हो रहा है तो फिर एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है स्टॉक में कि अब ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया। मतलब जो प्राइस लगभग 2024 से 2025 मतलब सितंबर, मतलब 1.5 साल के लिए एक रेंज में था, अब वो रेंज ब्रेक होने जा रही है। तो फिर आगे क्या होगा स्टॉक का, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो देखो, और यहीं पर हमारा कौन सा डिमांड जोन निकल कर आता है, ये वीकली का डिमांड जोन निकल कर आता है। अब बात करें ये वीकली का डिमांड जोन क्या उतनी स्ट्रेंथ रखता है, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं। डेली टाइम फ्रेम पर हम जब समझने जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे उतना कुछ भी क्वालिटी का लगता नहीं है। देखो थोड़ा सा अगर एग्रेसिव होके कंसीडर कर लें, अगेन वो चीज एक शॉर्ट टर्म के लिए तो शायद काम कर जाए। ये ड्रॉप 5 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, नो डाउट। बट हम इसकी डिजिटल लाइन को ऐसे कंसीडर करेंगे, ड्रॉप 3 to 5 बेस कैंडल और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रैली, मतलब एक एग्रेसिव रैली, उसके बाद प्राइस यहां से निकला है। लेकिन अगर हम इस कैंडल को इग्नोर कर दें, अगर हम इस रेड कैंडल को इग्नोर कर दें, तो फिर क्या होगा, फिर ये साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एसआईडी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन भी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रॉन्ग जोन्स के लिए मदद नहीं करते। जैसे ये ब्रेक हुआ, शायद ये भी ब्रेक हो जाए, तो फिर वो चीज थोड़ी डाउटफुल होती है। लेकिन जब मैं ये चीज कंसीडर करता हूं कि भाई प्राइस ने ईयरली का डिमांड जोन फॉर्म किया है, क्या किया है, प्राइस ने ईयरली का डिमांड जोन फॉर्म किया है, और उस ईयरली की रेंज जो है वो एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे निकल कर आ रही है। और उसके अंदर ये जो है क्वार्टरली का डिमांड जोन है, और क्वार्टरली के डिमांड जोन के पास में अगर देखोगे आप, सॉरी मैं इसको थोड़ा लाइन से मार्क कर देता हूं, एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग अगर मार्क कर दूं, तो फिर जो वीकली की डिजिटल लाइन है वो क्वार्टरली के प्रॉक्सिमल लाइन के पास आ रही है। समझो, ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है वो वीकली की रेंज को दिखा रहा है, और जो ये वाला नीचे वाली जो दो लाइन है वो जो क्वार्टरली की रेंज है उसको दिखा रहा है। मतलब इसकी डिजिटल लाइन इसकी प्रॉक्सिमल लाइन के आसपास है, तो दोनों जो जोन है जो बैक टू बैक जोन है। फिर भी मैं कहूंगा कि वीकली का जो डिमांड जोन है वो टू एन एक्सटेंड थोड़ा सा एग्रेसिव डिमांड जोन है। लेकिन जब ये क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर हम ये वाला जब लेवल देखने जाते हैं, ये वाला लेवल, तो बहुत क्वालिटी का लेवल नजर आता है। ये ड्रॉप 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, ये डिमांड जोन जो है वो एक प्रॉपर फील देता है, ऐसा फील देता है कि भाई यहां से रिएक्शन आ सकता है कि अगर प्राइस, लेकिन वही बात है कि प्राइस बहुत दूर है वहां से। अब आने को आ भी सकता है, आने को नहीं भी आ सकता है। जैसे जब कॉल पॉल का एनालिसिस किया था तो फिर प्राइस वहां तक आ गया था, उस डिमांड जोन तक आ गया था। लेकिन यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि प्राइस वहां तक आएगा कि नहीं आएगा। हम अपने जोन्स की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, हम अपना एनालिसिस देख सकते हैं, अपना एज फाइंड कर सकते हैं, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये कुछ भी पता नहीं होता। तो ये जो डिमांड जोन है, थोड़ा एग्रेसिव होकर कोई कंसिडर करने जाए तो शायद शॉर्ट टर्म में चल जाए, बट अगेन रेंज बहुत बड़ी है इसकी। बट जो बेस्ट डिमांड जोन है वो मेरे अकॉर्डिंग या तो फिर ये क्वार्टरली का डिमांड जोन, या फिर उसके अंदर ओवरलैपिंग ये डेली का डिमांड जोन। वीकली डिमांड जोन उतना क्वालिटी का फील नहीं देता, बट शायद चलने को चल जाए। जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं और स्टॉक को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं, वो इस डिमांड जोन को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैक्सिमम लिक्विडिटी यहाँ पर आएगी, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो उनका कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है, सॉरी जो बायर्स थे
जो इस रेंज में पूरी बाय करके बैठे थे उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है, और वो कॉन्फिडेंस आपको जरूर सेलिंग ऑर्डर्स देगा। जब सेलिंग ऑर्डर्स देगा तो वो बाइंग में कन्वर्ट किए जाएंगे और फिर स्टॉक को ऊपर लेकर जाया जाता है जनरली। बट अगेन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी होना चाहिए, उतने पेंडिंग ऑर्डर्स एब्जॉर्व करने के लिए भी तो हो। अगर वो पेंडिंग ऑर्डर्स उतने क्वालिटी के हैं ही नहीं जो जो सेलिंग आ रही है उसको एब्जॉर्व कर सके, तो फिर कोई फायदा नहीं। स्टॉक थोड़ी दिन के लिए साइडवेज हो सकता है, थोड़ा ऊपर बहुत जा सकता है, बट अगेन वहां से फिर नीचे आने को आकर मतलब हो सकता है नीचे आ जाए। और ऊपर की तरफ सप्लाई जोन की बात करें तो देखो सप्लाई जोन फॉर्म हो रहे हैं, वीकली पर ये सप्लाई जोन है, तो हो सकता है यहाँ से एक सेलिंग डायरेक्शन देखने को मिल जाए हमें। दो बैक टू बैक ड्रॉप, 3 बेस कैंडल ड्रॉप, ड्रॉप 2 बेस कैंडल ड्रॉप, तो सप्लाई जोन भी हैं। और मंथली का तो सप्लाई जोन है ही, वो हमने कंसिडर किया है। ड्रॉप 4 बेस कैंडल एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसके अंदर डेली का भी ओवरलैपिंग सप्लाई जोन होंगे मे बी। डेली पर उतना कुछ खास नहीं है, बट ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। बट अगेन सप्लाई जोन इज नॉट अ कंसर्न, हमें ये देखना है कि स्टॉक में कहां से पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है, और क्वालिटी डिमांड जोन कौन सा है वो देखने को। आगे जैसे जैसे चीजें मुझे कुछ लगेंगे कि हाँ ऐसा है, तो वो मैं ट्विटर पर अपडेट कर दूंगा। तो ये था एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।